बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और इसीलिए हम आपके सामने बिहार से जुड़े सबसे बड़े चेहरे लेकर आ रहे हैं। शंभवी जी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और 18 लोकसभा की यंगेस्ट एमपी और तेज तर्रार तरीके से अपनी बात को रखने वाली। जब से ये आई है मैंने यही कहा कि फायर ब्रांड नेता है, फायर ब्रांड इतनी बार बोल दिया ना आपने कि अब मुझे खुद में प्रेशर फील हो रहा है मेरे को अब मुझे खुद में फील होने लगा है। और शंभवी जी क्या स्थिति है अभी बिहार की? आप लोग चुनाव को लेकर कितने रेडी है? हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। हमसे ज़्यादा हमको लगता है नेताओं से ज़्यादा जनता तैयार है अब वापस से एनडीए की सरकार को जिताने के लिए। और 2025 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतने वाले हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ चिराग जी का क्या स्टैंड है जब बिहार में गोलियां चलने लगती हैं, तड़तड़ाहट सुनाई देती है, तो वो कहते हैं नहीं भाई मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, ऐसे संगठन का समर्थन कर रहा हूँ। हाल ही में राखी बांध कर आई हैं, भैया जी से पूछा नहीं कि अचानक से ऐसा काहे हो रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली मेरे जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़े भाई चिराग पासवान जी काफ़ी ऑनेस्ट है अपने विचारों को लेकर के। और हमेशा अपने विचार को प्रखरता से, हम लोग पहली बार ये नहीं हुआ है, पहले भी जब आप देखेंगे लैटरल एंट्री की बात हो या कास्ट सेंसस की बात हो या क्रीमी लेयर की बात हो, तो वो हमेशा वो किसी भी गठबंधन में रहें या वो किसी भी सरकार के साथ रहे या विपक्ष में रहे, अपनी बात को हमेशा प्रखरता से निडरता से अपनी पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि चुनावों से पहले ऐसे सवाल खड़े करना मतलब होता है हृदय परिवर्तन हो जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। उन्होंने बहुत सफाई से कहा है कि मुख्यमंत्री की सीट की कोई वैकेंसी नहीं है, हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को मजबूती से आगे लेके जाना चाहते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली जब आप गठबंधन में रहते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी। और एक नेता से बढ़कर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लीडर के रूप में वो कहीं ना कहीं अक्रॉस पार्टी लाइन हो, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के हो, लोग उनको पसंद करें। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी भी आती है कि हाँ, अगर आपकी कोई सोच है तो उसको आपको ईमानदारी से आगे रखना है। बट जब आप संगठन का पार्ट होते हो, जब आप उसी गठबंधन का पार्ट होते हो, तो अगर आपको शिकायत हो तो आपको जाके सामने बात रखनी चाहिए। तो क्या चिराग पासवान जी से आपकी बात हुई, रखी गई हो बात की, नीतीश जी से पूछा जाए कि अचानक इतनी गोलियां क्यों चल रही है, क्यों कारोबारी की मौत हो रही है? इसीलिए उन्होंने अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और बहुत अच्छे से गठबंधन के तहत, हमको पता है कि उनकी काफ़ी गठबंधन के भीतर जितने भी उनके अपराध को लेकर के क्वेश्चंस थे उसको आंसर कर दिया। तो चुनावों से पहले ऐसी गोलियां हमेशा बिहार में चलती है, क्यों होता है ये? क्या एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है कि मौजूदा सरकार को टारगेट करना है, इसलिए अचानक से इतनी गोलियां चलने लगी हैं? और पटना जैसे शहर में और गांधी मैदान के पास अगर गोली चले तो निश्चित तौर पर सवाल सरकार से किया जाएगा। वो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी मैदान जैसा जो जगह है वो आपके राजधानी का एकदम प्राइम लोकेशन कहा जाता है और उसमें भी कोई आसानी से गोली चला के चला गया, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल तो उठाता ही है। पर जहाँ पर गोलियाँ चलती हैं वहाँ पे अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, जैसे पहले बिहार में होता था। आरजेडी कह रही है कि ये तो जंगल राज ही है, यही है जंगल राज। नहीं, आरजेडी को गलत फहमी हो गया, वो अपने जंगल राज का डेफिनेशन लगता है भूल गए हैं। आजकल जो अपराधी होते हैं उनको किसी भी तौर से राजनीतिक संरक्षण उनको नहीं दिया जाता है। और तो और उनको अगर आप अपराधी हैं और आपने अपराध किया है तो आपको आप पे कार्रवाई भी होगी और आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी। बिहार प्रशासन ने इनकाउंटर्स भी किए हैं और जहाँ कहीं भी अपराधी छुपे हैं उनसे उनको निकाल करके उन पे कार्रवाई की है। तो ऐसा नहीं है, प्रशासन मजबूती से उसका जवाब तो दे रहा है, बट फिर से वही क्वेश्चन आता है कि इन द फर्स्ट प्लेस अपराध होने ही नहीं चाहिए। तो ये क्यों होता है ये तो प्रशासन के लोग बेटर बता पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होता है और कहाँ इन्वेस्टिगेशन लेके जाता है, मेरे जुरिस्डिक्शन का वो मैटर नहीं है। और हम कुछ भी कमेंट करके किसी भी इन्वेस्टिगेशन को बाधित भी नहीं करना चाहते। बट हो सकता है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल अफिलिएशंस हो सकता है कि अपराध तो हर क्राइम, हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हमको भी पता है कि क्राइम इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज का वो एक पार्ट बन गया है और ये हम लोग का जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उसको समाज से अलग किया जाए। अपराध को अपराध होने ही नहीं देना है। तो एक वो वाला चीज कश्मकश का एक रिलेशनशिप जरूर है। फील दैट दैट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट और द प्रशासन कि भाई ऐसे कारोबारी पे गोली चल जाना, ऐसे अस्पताल के भीतर गोली चल जाना? आई थिंक इट्स नॉट, आई विल नॉट कॉल इट फेलियर, बट कहीं ना कहीं इट्स अ नेग्लेक्ट। दोनों में थोड़ा चूक हो गई वो, मतलब स्पेशली वो गांधी मैदान वाला केस तो
मतलब इट वाज एन आई ओपनर आई थिंक फॉर एवरीबडी, बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है तो प्रशासन से ज़रूर जवाब मांगना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। अभी बात ही हो रही थी ऑफ कैमरा कि आप राखी बांध कर आई हैं चिराग जी को, तो बहन ने क्या ये मांगा कि भाई चुनाव जीतो और कुछ बड़े पद पर जाओ, क्योंकि बहनें अक्सर ये मांग लेती हैं और बीच में बड़ी मांग उठी थी कि भले ही एनडीए के अंदर वैकेंसी नहीं है सीएम के दावेदार को लेकर, लेकिन चिराग जी भी भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो बन सकते हैं, मानती हैं? देखिए, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सांसद हैं और एक अच्छा खूबसूरत सा रिश्ता भी हमारे बड़े भैया के साथ है। उस नाते हम हमेशा चाहेंगे कि मेरा भाई निरंतर आगे बढ़ते रहे। कौन नहीं चाहता, ये हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता सर्वोच्च स्थान पे बैठे। ऐसा कौन सा पार्टी है आप बताइए कि एक पार्टी विपक्ष हो या विपक्ष हो कि चाहे कि नहीं मेरा नेता इसके बड़ा ना हो, कोई ऐसा पार्टी नहीं है। बट हम लोग भी एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते चाहते हैं कि मेरा भाई आगे बढ़े, जहाँ भी जाना चाहता है, लेकिन मतलब लड़ाई नहीं है, ऐसा कोई फाइट नहीं है। हम लोग मेहनत हमेशा करते रहेंगे, हम लोग अपने नेता को स्थापित करने के लिए हमेशा मेहनत करेंगे। बाकी फिर वो जब आप गठबंधन में रहते तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप गठबंधन में रहते हैं मतलब सबके रोल्स डिफाइंड होते हैं, हर पार्टी अपने तरीके से फंक्शन करती है और हर पार्टी के फंक्शनिंग में फिर एक गठबंधन फंक्शन करता है। तो जब आप बड़े, हमेशा हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो राष्ट्र हित है वो सबसे ऊपर है, फिर आपका प्रदेश हित है, फिर उसके बाद आपके दल का हित है, फिर पार्टी का हित है, फिर आपका पर्सनल एजेंडा है। तो आप सोचिए कि जब हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हम लोग बिहार निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे में अपना जो एक व्यक्तिगत सोच होता है उसको कहीं ना कहीं आप चलिए रैंकिंग अगर मैं देती हूँ, एक बार को साइड रख देते हैं। चलिए नीतीश जी मान लीजिए कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये एक मैं सपोज की स्थिति दे रही हूँ, तो फिर आप रैंकिंग कैसे करेंगे? अपने नेता को रैंकिंग कैसे करेंगे? अपने पिता को रैंकिंग कैसे करेंगे? सम्राट चौधरी को रैंकिंग कैसे करेंगी? कि भाई अब मैं पॉलिटिक्स में रैंकिंग कैसे करवाती हूँ कि चिराग पासवान कम्स ऑन 1, पापा कम्स ऑन 2, सम्राट चौधरी कम्स ऑन 3, ये कैसे होगा? नहीं, ये तो वही पूछना होगा ना कि मेरी कौन सी उंगली हमको ज्यादा प्यारी है। ये इसका कोई आपको जवाब ये तो होता है कि आप किसी से पूछो कि आप अपने इंडेक्स फिंगर को ज्यादा पसंद करते हो, आप अपने थंब को ज्यादा। नहीं, कोई बात नहीं, पापा को 2 रखोगे तो भी पापा मान जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ बेटी मेरी राजनीति सीख गई है, उसने इसलिए चिराग पासवान को 1 रख दिया है। नहीं, ये बात तो है कि मेरे लिए हमेशा जिस इंसान ने मेरे को एक पॉलिटिकल ब्रेक दिया, ऑब्वियसली हम उनके लिए, उनके नेतृत्व में काम करें तो हम अपने नेतृत्व को और मजबूत करना चाहेंगे। चिराग कभी क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बन सकते हैं? वो उस काबिल है? मैं ये जानती हूं। काबिल हैं, उस काबिलियत पे तो कोई शक ही नहीं है उनके। आप देखिए, आप सिर्फ एक क्योंकि वो आज केंद्र मंत्री हैं, और मतलब इस हैसियत से हम नहीं कह रहे, आप देखिए कि उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है। आप 2021 के पहले अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछती तो शायद हमको मेरा जवाब कुछ और होता, बट 2021 के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी को पुनर्स्थापित किया, अपने सभी सांसदों को वो वापस लेकर के आए, अपने आप को पॉलिटिकली, जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई थी, वो खुद भी बदले 21 के बाद। आपको लगता है ऐसा, आप उनसे जब मिली हैं कि हाँ व्यक्तिगत तौर पे वो बदल गए? आई थिंक हमेशा होता है एक लाइफ में, मतलब हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि भगवान ऐसा दुख किसी को भी दे, बट जब आप अपने किसी भी एक पेरेंट को खोते हो ना, वो मार्गदर्शक को खो देते हो। हाँ, वो आपको, आप किसी भी प्रोफेशन में वो आपको पूरा बदल देता है, आपको और गंभीर बना देता है, आपको और मतलब एक होता है ना कि आपको हमेशा लगता है, स्पेशली हम जानते हैं कि चिराग भैया का उनके फादर से, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी से क्या रिश्ता होगा, क्योंकि मेरा वही सेम रिश्ता मेरे फादर के साथ है। तो सिर्फ एक जो बच्चे और पिता का रिश्ता होता है वो नहीं, बट एक पॉलिटिकल गुरु आप जिसको माने, आप जिनको देख के आप बड़े हो, जिनके रास्ते पे आपको चलना है, सडनली यू लूज दैट। मतलब अब वो काबिलियत है चिराग पासवान के भीतर कि उनको अगर मुख्यमंत्री के तौर पे स्थापित किया जाए तो वो सही है उसके लिए। वो बिल्कुल सही है उनको, और उनको बहुत प्यार मिल रहा है बिहार से, हर जाति से, हर धर्म के। तो जो वो भीड़ देखते हैं वो सिर्फ चिराग पासवान को देखने नहीं आती, वो वाकई में उनके काम को प्यार करती है, इसलिए वो उनके विचारधारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जुड़ने के लिए वो आते हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, वो ये कहते हैं कि आज बिहार की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, ब्यूरोक्रेट चला रहे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो बीमार हैं, वो उस कुर्सी पे बस बैठे हुए हैं, वो हिल डुल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अपना कोई यात्रा पूरा नहीं कर पाते, और वहीं पे हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अभी ठंड में, जब हम लोग युवा नेता लोग, हम लोग की हालत खराब हो गई थी, तब वो पूरा जिला घूम के अपना प्रगति यात्रा कंप्लीट किया। आपकी हालिया कोई मुलाकात हुई हो उनसे? लास्ट मुलाकात नीतीश जी से कब हुई? अभी हुई थी जिस दिन मेरे मॉम एंड डैड का एनिवर्सरी था जुलाई में। ओके,
सो वो लोग आशीर्वाद लेने गए थे और कोइंसिडेंटली हम भी उस दिन पटना में थे। ओके। तो आई ऑल्सो वेंट विद देम और वो बिल्कुल ठीक है, उनको मतलब सभी कुछ जैसे जिस तरीके की बातें सुनने को मिल रही है वो सब वो उस पर असत्य रिएक्ट है। करते हैं जो उनके खिलाफ लगातार बोला जाता आई थिंक है। वो काफ़ी साल से अब रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज आई थिंक पॉलिटिक्स में एक चीज़ है कि जब आप एक हम देखें कई सीनियर लीडर्स को आप देखिएगा कि रिएक्शन देना बहुत धीरे धीरे कम हो जाता है। यू डेवलप अ थिक स्किन। जैसे अगर अभी से आप मेरे से अगर 1 साल पहले मिलते तो शायद मेरा कुछ Aggressive और होती, हाँ, पता नहीं जल्दी जवाब देती। कुछ मतलब इवन आई फील कि वो चेंज अगर 1 साल में मेरे में आ सकता है तो उनमें तो कितना आ गया होगा। तो ऑब्वियसली वो और ये सारी चीज़ें हम लोग से एड्रेस नहीं करते। इनफैक्ट निशांत भैया उनके जो बेटे हैं उनके जन्मदिन पे भी हमको उनके बर्थडे जन्मदिन का जो था उसमें लंच उसका पार्ट होने का अवसर मिला था। एंड एवरीथिंग इज क्वाइट नॉर्मल। मतलब जिस तरीके से इसको हाइप किया जा रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है। एसआईआर बिहार चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। संसद के भीतर बड़ा हंगामा हुआ, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि इस पर चर्चा भी की जाए, किया जाए। एसआईआर में धांधली है बिल्कुल। और वो ये कहा जा रहा है कि भाई जानबूझ के बीजेपी और एनडीए कर रहा है कि भाई आपको पता चल गया आप जीतने तो वाले नहीं हो, तो इसी प्रक्रिया को अपना लो। कल तो राहुल गांधी सबूतों के साथ आ गए भाई। बीजेपी कभी भी ये क्यों, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दायित्व है, इलेक्शन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन करवा रही है। सरकार, वो कह रहे हैं सरकार चल ही इसलिए रही है क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहा है। ये कहना बहुत आसान है। राहुल गांधी जी हमेशा अपनी हार का बदला किसी थर्ड पार्टी को क्यों दे देते हैं? पहले तो वो उनका ईवीएम चला काफी टाइम तक। कल तो वो ये तक कहे कि भाई राज्य का चुनाव हम लोग हार जाते हैं, लोकसभा जीत जाते हैं, लोग जब हमें अच्छी सीटें पाते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि ये चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। वही कह रहे हैं ना कि ये हमेशा अपनी हार का ब्लेम किसी और को देते हैं। कर्नाटका के लिए तो कभी नहीं बोलेंगे कि ईवीएम खराब है, राइट? जहाँ इनकी सरकार होगी वहाँ पे ईवीएम सही चलता है, वहीं कहीं दूसरी जगह कहीं अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो ईवीएम खराब हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? कर्नाटका का ईवीएम ठीक है और हरियाणा का ईवीएम खराब है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब इनका नया शुरू हो गया है कि इलेक्शन कमीशन धांधली कर रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चुरा रही है। पहले आप ही कहते हो कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन कराओ, जब इलेक्टोरल रोल रिवीजन होता है तब आपको समस्या होने लगती है। तो आई थिंक कि उनको अपना पॉलिटिकल जो उनका जो रणनीति है वो उसमें वो कहीं खुद ही उलझ जा रहे हैं। अब आप तेजस्वी यादव जी को ही देख लीजिए, वो तो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। वो बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी कह रहे हैं नहीं कि क्या है। लड़े इस चुनाव को जब जीतनी बीजेपी है? नहीं, ये उनका वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो नहीं जीतेंगे चुनाव और वो चुनाव हार चुके हैं। ये वही ना दर्शाता है। आपको कहीं भी पब्लिक आउटक्राई दिखा है एसआईआर को लेके? आपको कभी भी कहीं भी ऐसा दिखा है कि पब्लिक गुस्सा गई है कि एसआईआर हो रहा है? वो तो शुरू में अपने ईएसआई नंबर को लेकर आ गए थे कि देखिए भाई मेरा नाम पहले वो कहते कि नाम ही नहीं है, हाँ। फिर पता चलता उनका दो नाम है। तो मतलब वो खुद भी काफी कंफ्यूज्ड है, हमको लगता है। लेकिन एक दो जगह गड़बड़ियां आई थी शंभवी जी, जहाँ पर एक कुत्ते का नाम रजिस्टर कर दिया गया था, एक ट्रैक्टर का नाम था। जहाँ पे जैसे अगर हम लोग के भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इफ यू आस्क, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स भी खड़े किए। हम लोग सबके बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, हर पार्टी होकर के होते हैं। तो अगर बूथ लेवल पे कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ये एक एक्सरसाइज है जो इतने लार्ज स्केल पे किया जा रहा है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है या हम लोग को अगर एज एमपीज, एज जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, हम लोग को अगर पता चल रहा है कि नहीं इस बूथ पे इस वोटर को ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम लोग उस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। अगर कहीं पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है, पर जहाँ पे भी गड़बड़ी हो रही है वहाँ पे उसको टैकल किया जा रहा है। इस गड़बड़ी को मान रहे हैं आपके कुत्ते का नाम लिख देना, फिर ट्रैक्टर का नाम लिख देना, ये भी एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, उस पर कार्रवाई भी चल रही है कि ये कैसे हो गया। और अगर ऐसा ही हम लोग को और भी पता चल रहा है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर आप बताओ तो कि यहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी तो आप बताओ। आप कहीं भी बोल, अगर हम लोग को अभी तक तो मेरे को कोई भी ऐसी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने बोला? और मेरे को कोई नहीं बोला ये कि मेरे को इलेक्टोरल रोल रिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है या मेरा वोट को काट दिया गया है या मेरे वोट को मेरा नाम हटा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों, हम तो एनडीए के हैं,
कहीं पर भी ऐसी आपको कोई शिकायत नहीं आप मिली? खुद कोई ही आप आपके बताओ पास कि आपका कोई समर्थक आया आपको हो? लेके कोई आपको कोई वीडियो रील, आप तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी आपको दिखा है कि धरने पे लोग बैठे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए? जनता खुश है, जनता को पता है कि हमारे नागरिक को, जो भारत के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को मतदान का तो वो अधिकार कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों के नाम आप काट दे रहे हैं, तो बताइए कितना बड़ा आंकड़ा आपने काट दिया। जो लोग अब हमारे बीच नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनका नाम कटेगा ही ना। जो बाहर रहते हैं, जो दो दो जगह वोट अपने वोटर्स लिस्ट में हैं, उनका नाम कटेगा ना। इसका प्रॉपर एक डेटा भी इलेक्शन कमीशन निकाले कि इतने लोग अब मृत हैं, इतने लोग अब कहीं और रहते हैं, इतने लोग हैं वो। और इलेक्शन कमीशन तो लोगों को पकड़ रही है कि भाई आप अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, अभी तक डॉक्यूमेंटेशन एक महीने का वक्त भी दिया गया है, टाइम भी बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन भी हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरे तो बच्चे वहाँ रहते, ऑनलाइन भी हो रहे हैं। हम लोग खुद कराए हैं अपना। अच्छा, आपका हुआ है? हाँ, आपने अपनी फैमिली का सबका हुआ सबका कर दिया। तो ये नेता लोग भी अपना कर रहे हैं, बट खाली एक देश में भ्रम और भय फैलाना चाह रहे हैं कि ये नागरिकों के हित के खिलाफ है। पर ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को और इन्हांस करने का एक्सरसाइज है। जो हमारे देश के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को मतदान करना। अकेले इसमें तेजस्वी यादव नहीं है, प्रशांत किशोर जो तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं और बहुत मजबूती से कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है धांधली के लिए, ये करने के लिए। एसआईआर पर उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए। प्रशांत किशोर को लेकर क्या स्टैंड है? एक बिहार के चुनाव में एक अलग फ्रंट खड़ा हुआ है। नहीं, हमको नहीं लगता है कि कोई फ्रंट चुनाव जीतेंगे, कुछ अच्छी सीटें पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। क्यों? मतलब मेरे को लगता है कि हमेशा बिहार में दो तरफा ही फाइट रहा है, एनडीए और महागठबंधन। हमेशा कोई थर्ड फ्रंट खड़ा होने का बिहार में अभी कोई स्पेस ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ना तो आरजेडी ने फुलफिल की चीजें, ना एनडीए ने की, तो अब हम करेंगे, जन स्वराज करेगा। और इसीलिए भीड़ देखिए उनकी अगर इसमें वो आ रही है। ये बिहार में आके ये बात बोल पा रहे हैं कि हम एक थर्ड फ्रंट खड़ा कर देंगे, इतनी स्वतंत्रता और इतना बोलने का अगर अधिकार भी बिहार में मिला है, तो वो एनडीए की सरकार ने उनको दिया है। ये चीज़ वो कभी नहीं बोले। एनडीए ने ये नया बिहार तैयार किया है, जहाँ पे उनकी ये सारी बातों को आज भी रेलेवेंस मिल रहा है। आज के 15 साल के पहले वाले बिहार में ये सारी बातें बोल भी नहीं पाते, जिसका राज था। उन्होंने दूसरों को चुनाव जिताए हैं, आपको क्यों लगता है कि वो खुद नहीं चुनाव जीत वो तो इतने सारे दल को चुनाव जिताए हैं। वो क्या किस वो साइड तो से कह वो रहे क्या कि कह रहे हैं? चुनाव इतने लोगों को जिताया, अब मैं खुद के लिए वो जीतूंगा और कहते हैं जीत के नीतीश दिखाऊंगा। सबके हैं, वैसे प्रशांत किशोर भी तो सबके ही हैं। सबके हैं मतलब वो कभी इस दल से भी वो पिचिंग किए, उस दल से भी वो पिचिंग किए। कभी सुनने में आया कि एनडीए से भी उन्होंने ताल्लुकात रखने की कोशिश की है? क्योंकि आरजेडी उनको वोट कटवा कह देती है कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे, आप वोट काटने का काम जरूर करेंगे, वोट कटवा जरूर। देखिए वो इतना घूम रहे हैं, हमको लगता है कि कुछ ना कुछ वोट्स तो उनको आएगा, बट इतना भी नहीं आएगा कि डिसाइडिंग आप पर फैक्टर तो बन वो जाए। पर्सनल अटैक भी करते हैं कि जो टिकट आपको मिला, वो टिकट किस तरीके से मिला, ये किया गया, वो किया, आपको लेकर तो वो बड़े अग्रेसिव रहते हैं, हमेशा पर्सनल अटैक आई थिंक उनका पर्सनल अटैक हमसे ज़्यादा उनको मेरे फादर पे करना चाहते थे, पर उनका तीर गलत निशाने पे लग गया और वो मेरे पे लग गया। एंड आई थिंक उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया, क्योंकि उसके बाद उनकी ऐसे बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। हाँ, दोबारा नहीं तो बोला आई थिंक बहुत एक ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, ये तो यू आर ऑल्सो अ फीमेल एंड यू आर ऑल्सो इन अ फील्ड जहाँ पे आप पब्लिक परसेप्शन में आपका फील्ड है। तो आप जानते होंगे कि महिलाओं के लिए हमेशा जब आप पब्लिक प्रोफेशन में होते हो तो सबसे ज्यादा या फिर एक महिला बढ़ रही होती है तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। लोग का एक मेंटालिटी होता है कि महिला पे कमेंट कर दो, इट्स फाइन। मतलब मतलब वो एक इनबिल्ट उनका लगता है ना, जो लोग बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं ना, उन लोग को ये लगता है कि महिला पे कमेंट करने में क्या हो प्रशांत जाएगा। किशोर अहंकारी है। हाँ। आपको लगता है कि इंटेलेक्चुअल होने का वीडियोस नहीं देखे हैं, वो कैसे एक महिला जर्नलिस्ट से ही बिहेव किए थे, किसी से नहीं छुपाया। जिस तरीके से वो अग्रेशन दिखाते हैं पब्लिक के सामने, जिस तरह से वो अग्रेशन दिखाते हैं लोगों के सामने, एक चीज है जो राजनीति में कभी नहीं चल सकती, वो है अहंकार। अग्रेशन कभी नहीं, ईगो कभी नहीं। और वो प्रशांत किशोर की भीतर है, आपको लगता है? बुरी तरीके से, इंटेलेक्चुअल होने की वजह से उनको लगता है कि वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने चुनाव लोगों को जिता चुके हैं कि अब उनको भी जनता मौका देगी। नहीं, वो बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए होंगे सब कुछ, बट बिहार में सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का स्पेस है। जो आज के युवा हैं बिहार के, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। एंड आई थिंक कि अगर कोई विकास के आधार पे आज वोट मांग रहा है तो वो सिर्फ एनडीए की सरकार है। और दोनों जो बाकी महागठबंधन हो या प्रशांत किशोर का जनसुराज हो, हमको लगता है कि उन लोग के पास कोई ग्राउंड नहीं है लोगों से वोट मांगने का। कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं दे सकते हैं वो ना। उनके पास अब फिलहाल तो पहले का किया हुआ भी कुछ नहीं है और आगे का विजन भी कुछ नहीं है। विजन तो बताएं कोई।
इसलिए नहीं। एनडीए काम भी की हुई है और एनडीए विजन के साथ भी आ रही है। वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर लो, आप महिला लो, आप युवा लो, आप किसान लो, आप बताइए कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें नहीं। अब तो महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में डोमिसाइल है। ये डोमिसाइल की बात आप ही ने उठाई थी कि डोमिसाइल होना चाहिए, मैं मानती हूँ इस बात को। नहीं, ये स्टूडेंट, देखिए हम गलत क्रेडिट नहीं लेंगे, ये एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ बिहार में। हाँ, बीपीएससी वाला, उसके बाद आपने कहा कि डोमिसाइल होना चाहिए। हाँ, बीपीएससी के टाइम ये मुद्दा उठा कि बिहार में डोमिसाइल चाहिए, और उसी टाइम आई वाज डूइंग, उसी टाइम पे मेरा एक पॉडकास्ट था एक चैनल के साथ, एंड उस पॉडकास्ट में मैंने कहा था वन ऑफ द एजेंसी, हाँ आपने बोला था, हाँ, कि डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा उसके पक्ष में हैं कि अगर बिहार में बिहारियों को नौकरी नहीं मिलेगा तो ये जो पूरा पलायन का समस्या है, या फिर ये जो, लेकिन चुनावों से पहले डोमिसाइल मिलना, ये तो काफी जनता के चुनावी बहुत टाइम स्टंट से हो गया। एक लोगों ने बोला कि ये चुनाव जानबूझ के किया गया कि भाई अब चुनाव से पहले आप पैसा भी बांटिए, आप डोमिसाइल भी दीजिए। ये विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया, आपके पास मौका है तो आपने कर दिया। नहीं, अभी मौका है तो किया किसने? कभी भी किया, लेकिन किया किसने? इससे पहले किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। कभी आप बता, मतलब आई विल टेल यू थिंग्स, जैसे देयर आर सम पॉलिसीज जो बिहार गवर्नमेंट की थी जिसको यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसीज रिकग्नाइज की है। साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, दीदी की रसोई एक ऐसा योजना है जो जो महिलाएं घर पे काम करती है उनको एंटरप्रेन्योर्स बना दिया दीदी की रसोई से। आप बात करो, इकलौता बिहार प्रदेश है जो महिलाओं को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देता था, आज उस रिजर्वेशन में भी डोमिसाइल है। तो ये एक विजनरी लीडर, युवा आयोग का गठन किस प्रदेश में सबसे पहले हुआ? युवा की मांग, युवाओं के रोजगार की मांग तो हर प्रदेश में है, पर इसका गठन युवाओं के सोच, युवाओं को आवाज देने का काम किसने किया? और इसके बाद डोमिसाइल भी लागू कर देना, बिजली भी 125 यूनिट फ्री कर देना, ये सारी ऐसी मांग थी जो जनता की थी। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग विपक्ष की नहीं सुनते, हम लोग जनता की सुनते हैं। और जनता की ये मांग थी। जब सही हम लोग सारा पॉलिसीज जब डिज़ाइन हो गया, हाँ, जब आप पॉलिसी डिज़ाइन करते हो तो आपको सब चीज़ देखना पड़ता है, फाइनेंसेस कितने हैं, क्या बजट है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। जब ये सारी पेपर वर्क तैयार हो गई, जब ये सारा चीज़ तैयार हो गया, उसके बाद ये डिसीजन हो गया। अब इसको रिलेट कर देना किसी और से, आई थिंक टाइमिंग आपकी अब रही तो कोई वो उस पर सवाल नहीं वाला कौन था, ये इम्पोर्टेंट है। किसकी ये सोच थी, किसमें इतनी हिम्मत थी कि ये कर सके? वो एनडीए की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सारे फैसले लिए गए। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपकी, ऑपरेशन सिंदूर पर आपका बड़ा वायरल हुआ था, और वो देखा गया है समय समय पर बड़ी तारीफ करते हैं लोगों की कि जो अच्छा काम करता है, खासतौर पर युवा सांसदों की। तो कोई बातचीत हुई, कोई बातचीत आप बताना, शेयर करना चाहें? कुछ कहा? आई थिंक मेरे भाषण में हम मेंशन किए थे कि 1971 का क्रेडिट हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है, पर उस समय के रक्षा मंत्री बिहार के बेटे बाबू जगजीवन राम जी थे, जो एक दलित समुदाय से आते थे, और उनका नाम कभी नहीं लिया जाता है। ये चीज़ हमने अपने भाषण में हम कहे थे, हाँ। और जब हम प्रधानमंत्री जी से, और कोइंसिडेंटली मेरे को भाषण के एक दिन बाद का ही टाइम मिल गया, मतलब वो प्लान्ड नहीं था, वो बाहर थे, फिर वो मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया तो एक दिन बाद तो आई थॉट कि नहीं, जगजीवन राम जी के योगदान को, जो राष्ट्र नेतृत्व में उनका क्या योगदान रहा है, उसको हाईलाइट करने का सही समय यही है। तो हम प्रधानमंत्री जी को जगजीवन राम जी का एक तस्वीर भेंट किए, और जब वो तस्वीर देखे तो उन्होंने कहा कि आप अपने भाषण में बहुत अच्छे से इसका उल्लेख की। उनको याद था, उनको ये बात याद था, और इट जस्ट क्लिक टू मी कि हम लोग को ऐसे लगता है कि वो इतने बड़े पोजीशन पे, क्या पता वो सुने नहीं सुने, बट उनको पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ही नोज एवरीथिंग। हाँ, चाहे हो चाहे ना हो, चाहे ना हो, उन्होंने सारे डिबेट सुने थे, उन्होंने सारी सबकी बातें सुनी थी। इनफैक्ट हम लोग हमेशा सोचते हैं कि शायद पीएम नहीं सुने होंगे, बट एट दैट पॉइंट यू रियलाइज कि यार यही होता है जो एक नेता को अच्छा नेता बनाता है ना, मतलब कोई अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड है कि व्यस्तता में भी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ही नोज अबाउट एवरीथिंग। ये इंस्पायरिंग था। कोई एक चीज़ जो आप सीखना चाहें प्रधानमंत्री से, वो यही थी कि भाई आप नहीं है तब भी आपकी उपस्थिति है। आई थिंक अगर उनसे हमको कुछ सीखना चाहिए तो वो ये सीखना चाहिए कि वो कितने हार्ड वर्किंग है। मतलब इतने सारे फ्रंट्स पे उनका काम चल रहा है और उनको सब फ्रंट्स का पूरा नॉलेज है। कभी ऐसा हुआ है वो आ रहे हो, मैंने बड़ा वो क्लिप वायरल होता है जब पीएम आ रहे होते हैं उतर के और सारे सांसद खड़े हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, ताली बजती है, मतलब वो एक अलग ऑरा क्रिएट होता है। उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा होता है वो मोमेंट? आई थिंक सबसे पहले सेशन में जो पहली बार प्रधानमंत्री आए थे, वो वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा चार्जिंग था, बिकॉज इट वॉज लाइक द फर्स्ट टाइम
क्या हो रहा है पीएम का, नरेंद्र मोदी का? बहुत क्या हो रहा है? कामिंग हो रहा है, बहुत कामिंग। लोग डरते हैं उनके सामने जाने से भाई। पता नहीं, मेरे को बहुत डर नहीं लगता। डर लगा था जब उनसे मिलने जा रहे थे तो क्या? डर नहीं लगा था, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा तो एंजाइटी टाइप का होता है। आप इतने सीनियर से मिलने जा रहे हैं। सीनियर से मिलने जा रहे हो, इनफैक्ट हम उनसे सबसे पहली बार दरभंगा में जो रैली हुई थी उसमें मिले थे। तो उस टाइम तो आई वाज एकदम फ्रेश इनटू पॉलिटिक्स, तो मेरे को समझ में भी, मतलब आई थिंक वो इनोसेंस मेरे लिए मेरे फेवर में प्ले कर गया। क्योंकि यू नो लाइक पॉलिटिक्स में हमेशा बहुत सीरियस लोग रहते हैं। मजाक करते हैं पीएम? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं करती, सीरियस रहते हैं। बट सीरियस मतलब ही इज नॉट स्कैरी, सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं, पर वो डरावने टाइप के सीरियस नहीं रहते हैं। ही इज वेरी, एक ऑरा है उनका। हाँ, ही इज वेरी वार्म। इनफैक्ट जब हम दरभंगा में उनसे पहली बार मिले थे, वो मंच से हमको अपनी बेटी करके संबोधित किए थे कि मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है। तो यू नो मेरे को उस मोमेंट में लगा कि नहीं, ही हैज़, जैसे हम लोग सोचते कि पीएम है, बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ उनका ऑरा है, बट अंदर से तो वो भी इंसान ही है और बहुत कामिंग उनका ऑरा है। जब आप उनसे मिलिएगा आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। जैसे पहली बार भी जब हम लोग सब मिलने गए थे, मेरे पिताजी थे, हम लोग, मेरा हस्बैंड सायन था, मम्मी थी, फैमिली मिलने गए थे, तब भी वो हमको बोले कि पार्लियामेंट में जितना हो सके बैठना, डिबेट सुन के ही सीखोगी। तो यू नो मतलब एक उनमें वो गार्जियन वाला उनका एस्पेक्ट भी है, जब वो मेंटर करना चाहते हैं आपको, और हमेशा वो मतलब एक पर्सनल टच आपको देना चाहेंगे, एंड ही विल ऑलवेज लीव यू विद अ थॉट दैट यू नो यू विल कीप थिंकिंग अबाउट इट आफ्टर। ऐसा उनका और अमित शाह जी, उनके बारे में तो लोग कहते हैं हम उनसे बड़े रफ एंड टफ हैं, डर लगता है, थोड़ा सा तो स्कैरी है उनका, या वो भी इसी तरीके के व्यक्ति है? कभी उनसे मुलाकात हुई है? मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और जब भी हुई है उन्होंने बहुत आदर और सम्मान दिया है, और आई थिंक स्कैरी, संगठन के बड़े मजबूत आदमी है, बहुत जानते हैं, मजबूत आदमी है, बहुत जानते हैं। उनके साथ संगठन में तो काम करने का अभी तक मौका नहीं मिला है, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट पार्टी, बट जितने भी मेरे बीजेपी के कॉलीग्स हैं जो उनके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, एंड उनको मतलब प्रेजेंट टाइम का चाणक्य कहा जाता है। वो है, हाँ, वो है, देयर इज अ रीजन आफ्टर दैट। हाँ, मतलब ही इज वेरी वेरी शार्प, वेरी शार्प। शंभा भी, आप सबसे यंग हैं संसद में। क्या होता है कि जब आप बहुत यंग होके कहीं चले जाते हैं तो सीनियर्स नहीं खड़े होते, या तो बोलने का वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कभी कभी लगता है थोड़ा सा कि हम अपनी बात रखें, नहीं रखें, या फिर आपको वो उतना मौका नहीं मिलता है। कभी ऐसा संसद के भीतर होता है, कहीं कहीं पे फील होता हो कि भाई मैं अपनी बात रखूँ, नहीं रखूँ, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ? जैसे हम बडिंग जर्नलिस्ट हैं, हमारे सामने इतने सारे जर्नलिस्ट बड़े बड़े खड़े कर दिए थे, तो हम सोचते हैं कि पहले इनकी सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। कभी आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, हमेशा जब आप सीनियर्स के बीच में होते हो तो आप हमेशा एक आपके दिल में रिगार्ड रहता है, आप उनकी बातों को, यू डोंट कट देम इन बिटवीन कि अब मेरे को अपना बात बोलना है, आप उनकी पूरी बात सुनते हो। बट आई थिंक ऑल्सो जब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की, अब सिर्फ पार्लियामेंट ही क्यों, बिहार पॉलिटिक्स में भी बहुत ऐसे सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, लगातार मिलते रहते हैं। आई थिंक अब हम लोग एक ऐसी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े जहाँ पे युवाओं को सही में स्पेस दिया जाता है उनका अपना बोलने का। सो यू नो आपको अपने स्पेस के लिए फाइट नहीं करना पड़ता, वो मिल जाता है अगर आप अच्छे से बोलते हैं। जैसे आपके वो स्पीच वायरल हुई तो आपको वो उतना लोग अब स्पेस दे रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे जितने भी युवा एमपीज हैं उससे ज़्यादा मेरे को मेरे सीनियर्स ने प्रेस किया। ओके, एंड दे सेड कि मतलब बहुत आशीर्वाद मेरे को मिला, स्पेशली बिहार के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सब लोग लगातार या तो मेरे डैड को कॉल किए या मेरे को कॉल किए, एंड दे वर सो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। मतलब कि तुम, एक होता है ना कि अपना घर का बच्चा आगे बढ़ता है तो कैसा फील होता है, तो वैसा सब लोग मेरे को फील करा। और मेरे को ये लगा कि हमेशा हम ये कहते कि पार्लियामेंट आने के पहले मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से था कि पता नहीं हैंडल, क्योंकि अभी यहाँ पे तक तो डैडी संभाल रहे थे, डैडी थे, मतलब कुछ भी ऊंच नीच हो तो डैडी इज देयर। बट जब हम पार्लियामेंट एंटर कर रहे थे मेरे को लग रहा था अब तो यहाँ से तो आई एम, मतलब अच्छा फैक्ट चेक भी करना होता होगा, जो हम बोलने जा रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है नहीं है। ये वहाँ पे आपको हमेशा हर चीज़ बोलने के पहले, सोचने के पहले, एक वेरी फाइन लाइन बिटवीन ट्रोलिंग एंड ये, तो मेरे को हमेशा एक थोड़ा सा डर था। बट आई थिंक पार्लियामेंट में वो स्पेस एक क्रिएट हो चुका। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इज़ वेरी सपोर्टिव। आई विल शेयर अ स्टोरी। जब मेरा फर्स्ट मेडन स्पीच हो रहा था पार्लियामेंट में, तो आई टोल्ड हिम कि आई एम गोइंग टू स्पीक, तो आप मतलब हमको कोई पॉइंट्स देना चाहते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप अपने लीडर से पूछेंगे ना कि हम ये से बोलना चाहते हैं और आपको कोई पॉइंट्स ऐड कराना है तो भैया आप हमको बता दीजिए। एंड यू नो व्हाट ही सेड, ही जस्ट सेड कि जस्ट गो बी योरसेल्फ, कुछ गलत करोगी तो हम हैं, सो आई थिंक दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड
हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, ओम बिरला जी हैं, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, फर्स्ट टाइम एमपीज को इनकरेज करते रहते हैं, बोलो स्पेस देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। मिलता है आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम एमपी होते हैं या जो अच्छा बोल रहा है, ये सबका पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपको इतने टाइम के यूजुअली लिए टाइम होता है? अलॉटेड रहता है, टाइम अलॉटेड रहता है कि आपको इतनी देर जब तक आप बोलना बिल्स वगैरह पे बोलते हो या आप डिस्कशन का पार्ट होते हो तो आपका टाइम अलॉटेड रहता है। इसीलिए जब विपक्ष कहते हैं कि नहीं हम लोग का टाइम काट दिया गया, तो इट्स नॉट पॉसिबल, है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता होता है, है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पार्टी वाइज आपको टाइम मिलता है। ओके। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टी से किसको कितने देर बुलवाना चाहते हो ना। 10 अच्छा, मिनट पार्टी से पूछा जाता है कि आपके वक्त से कौन सांसद कितना जैसे बोलेगा? कि इतने आवर्स का डिबेट है तो उतना टाइम स्प्लिट कर दिया जाता है Okay. पार्टी वाइज। ओके। वो आपका वो एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होता है, सो मेनी आवर्स डिवाइडेड मैक्सिमम बाय सो टाइम मेनी कितना मिल जाता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? नहीं, आपके वो पार्टी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। सो इफ यू हैव 5 MPs देन वी गेट अबाउट 7 to 8 minutes पर टॉपिक। ओके। डिपेंड्स, मतलब अब 4 घंटे का डिस्कशन होगा तो 3-4 मिनट हो जाएंगे वो, वैसे वो कैलकुलेट सारे सांसद है तो सबको करेक्ट, थोड़ा सब पार्टीज को टाइम मिलता है। अब आप वो 4 मिनट में 2-2 मिनट बुलवाओ या 4 मिनट बुलवाओ, 10 मिनट में 5-5 मिनट बुलवाओ या पूरे 10 मिनट बुलवाओ, दैट इज पार्टीज कॉल। बट जो ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमारे टाइम काट दिया जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है। ओके। अब आप अगर कांग्रेस को मिल गया 20 मिनट और आप 20 मिनट अपने एलओपी को ही दे दोगे तो देन यू डोंट हैव द राइट टू नेगोशिएट। ऐसा होता है। ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है। तो आप नेगोशिएट कैसे करोगे जब आपका टाइम ही 20 मिनट है और आप अपने अगर ये अच्छी जानकारी है, कम लोगों को पता होता है कि ये पार्टी डिसाइड करती है कि पार्टी किसको डिसाइड कितना करती है, टाइम देना है, करेक्ट, कि किसको पार्टी से कौन बोलेगा ये पार्टी डिसाइड करती है। इसीलिए होता है कि संसद के भीतर अच्छा बोलिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अच्छा मौका मिले। ये हो आई सकता थिंक है। हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। ये होता है। ये होता इसीलिए है, ये होता है। यू ऑलवेज वांट टू, स्पेशली यंग फेसेस जब उनको मौका मिलता है तो आई थिंक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, क्योंकि आप देखते हो इनफैक्ट चिराग भैया मेरे को 2 बार मौका वो दिया है। दिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट ऑल्सो, जब संविधान पे बहस हो रहा था तब भी वो मेरे को बोलने का अपॉर्चुनिटी दी, और ऑपरेशन सिंदूर, मतलब 2 पॉलिटिकल डिबेट्स और दोनों साइड से सारे मतलब बहुत ही दिग्गज नेता बोल रहे थे, तो अच्छा था वो, अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन, राखी बांधी भाई को। देश सवाल जानना चाहता है, चिराग जी शादी कब कर रहे हैं? पूछा आपने, बहन ने शादी कर ली, बहन को विदा कर दिया है, अब भाई कब शादी कर रहा है, भाई कब भाभी ला रहा है? हर बहन चाहती है कि उनका भाई घोड़ी पे पूछा तो होगा चढ़े। ना? हम लोग आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है वर्क में, पॉलिटिक्स में, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उनकी माताजी ने कहा था कि भाई ये चुनाव जीत जाएंगे तो मैं शादी करूंगी। अब लोकसभा के बाद विधानसभा हो गया। अब विधानसभा के बाद लेट्स सी। अच्छा, वो अपना टारगेट बढ़ाते जा रहे बट हैं। हम लोग कभी भी, मतलब ऑब्वियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम भैया से ये सब नहीं पूछते। मेरे को जहाँ पे आपका अपने, नो डाउट भैया हैज मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी लव्ड एंड वेरी वेलकम्ड, बट कभी भी ये मतलब एक लाइन होता है ना, वो नहीं क्रॉस करना चाहिए। सर नेवर आस्क्ड हिम। थैंक यू सो मच हमें टाइम Thank देने के लिए और you. इतनी लवली बात करने के लिए, अपनी Thank बातों को you. बेबाकी से रखने के लिए। तो ये हमारे साथ शंभवी जी जो राजनीतिक बात भी की और चिराग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो आप शायद कहीं और ना सुने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।